डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मांग के लोच ज्ञात करने की जो विधियां हैं, उसमें से तीसरी विधि हमने चर्चा की थी मांग की लोच ज्ञात करने की विधियां। तो उसमें से हमने दो विधियां पहले पढ़ ली थी। उसमें से तीसरी जो विधि थी उसका हमने अध्ययन किया था व्यय विधि। ठीक है, तो उसमें से हमने व्यय विधि क्या है, इसमें उपभोक्ता के कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता के व्यय में क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर जो है इस विधि में जो है ये पता लगाया जाता है कि कीमत और उपभोक्ता के व्यय में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि कीमतों में परिवर्तन से, इसमें हमने अध्ययन किया था, इसको विधि को दिया था मार्शल ने, और मार्शल के अनुसार इस विधि से जो है मांग की लोच की तीन श्रेणियां होती है, तीन तरह से मांग की लोच होती है। एक लोचदार मांग, दूसरी इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग यानी एक एक लोचदार कह सकते हो। प्रश्न आपके आ सकता है एक एक लोचदार मांग किसको कहते हैं, तो एक एक लोचदार भी शब्द याद रखना है आपको। एक एक लोचदार यानी इकाई के बराबर लोचदार, और तीसरा जो है बेलोचदार मांग। तो इसमें हमने अध्ययन किया था कि लोचदार मांग किसको कहेंगे, जिसमें वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, विपरीत यानी नेगेटिव रिलेशन होता है। अर्थात कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता के व्यय में कमी होगी और कीमत में कमी से उपभोक्ता के व्यय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा था कि इसे कहते हैं लोचदार मांग यानी कीमतें। उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था, एक बार इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था हमने कि यदि बीकाजी भुजिया की कीमत, ठीक है, बीकाजी भुजिया की कीमत हमने बात की थी कि जैसे इसमें 90 रुपये प्रति केजी है, 90 रुपये प्रति केजी है, तो उसमें हमने अध्ययन किया था उपभोक्ता 4 केजी मांग करता है, तो 9 चौक 36 यानी 90 × 4 बराबर 360 रुपये होता है। ठीक है, अब यदि हमने अध्ययन किया था कि अगर बीकाजी भुजिया की कीमत 80 रुपये हो जाए, तो 80 रुपये यानी घट करके 80 रुपये हो जाए, तो उपभोक्ता 5 किलो की मांग करता है। ठीक है, तो 80 पंजे कितने हो गए, 400 रुपये। 80 × 5 बराबर 400 रुपये। तो उपभोक्ता का व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। कीमत में क्या हुई, कमी हुई। तो कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाए या कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता का व्यय घट जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लोचदार मांग। अर्थात वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है, तो उसे कहेंगे लोचदार मांग। ठीक है, तो अगर यहाँ जैसे कीमत घट करके अब यहाँ पर कीमत बढ़ जाए, तो 90 रुपये से बढ़ करके 100 रुपये हो जाए, ठीक है, तो 100 रुपये होने से उपभोक्ता जो है 4 किलो के बजाय 3 किलो की मांग करने लग जाए। ठीक है, तो 100 × 3 बराबर 300 रुपये। तो पहले 360 रुपये होता था, अब कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। यानी कीमत बढ़ गई, कीमत के 90 से बढ़ के 100 हो गए, तो कीमत में तो क्या हुई है, वृद्धि, और उपभोक्ता के व्यय में क्या हुई है, कमी। ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विपरीत संबंध होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यय विधि, उसे कहते हैं लोचदार मांग। दूसरे प्रकार की हमने पढ़ी थी इकाई के बराबर लोचदार। इसमें उपभोक्ता के व्यय और कीमत में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात जितना, यानी हम कह सकते हैं इससे अपरिवर्तित रहती है। उपभोक्ता का व्यय क्या रहता है, कीमत और उपभोक्ता का जो व्यय है, यानी उपभोक्ता का व्यय क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कीमतें बढ़े या घटे, उपभोक्ता उतने ही व्यय करेगा, तो उसको हम कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार या एक एक लोचदार मांग। उसमें हमने 90 का उसका उदाहरण लिया था आपने, किसका, पानी की बोतल का, कि 10 रुपये में उपभोक्ता मांग करता है, तो 4 बोतल की मांग करता है। बोतल की कीमत है 10 रुपये, तो 4 बोतल की मांग कर रहा है बराबर 40 रुपये। अब अगर बोतल की कीमत घट करके 8 रुपये हो जाए, ठीक है,
तो 8 रुपये होने से उपभोक्ता 5 बोतलों की मांग करेगा, तो व्यय कितना होगा 40। तो व्यय तो उतना ही है, व्यय में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। तो उपभोक्ता के व्यय में कीमतों के बढ़ने से या घटने से उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे एक लोजदार या इकाई के बराबर लोजदार। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था बेलोजदार मांग। इसमें कैसा संबंध होता है? वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है या प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ेगा और कीमत घटेगी तो उपभोक्ता का व्यय भी घटेगा। तो उसमें हमने नमक का उदाहरण लिया था कि नमक की जो है कीमत 10 रुपये प्रति केजी है और उपभोक्ता जो है कितनी मांग कर रहा है? 100 किलो की मांग कर रहा है। तो कुल खर्च कितना हो रहा है? कुल व्यय हो रहा है 1000। ठीक है। अब अगर कीमत अगर इसकी घट करके कितनी हो गई, नमक की कीमत 8 रुपये हो गई, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है? 110 इकाइयों की मांग कर रहा है। ठीक है। कीमत घट गई तो उपभोक्ता क्या कर रहा है? 110 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो उपभोक्ता का व्यय कितना हो गया? कितना व्यय हो गया? 1880। यानी कीमत घटी तो व्यय भी घटा। अगर कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ेगा, तो यानी सीधा संबंध होता है, तो उसे हम कहेंगे बेलोजदार मांग। अब मैंने इसके लिए वापस इसको रिपीट किया कि कुछ प्रश्न इस व्यय विधि के बनते हैं। ठीक है। तो मांग की लोच आप सूत्र से तो निकाल सकते हो, लेकिन व्यय के आधार पर अगर नहीं पूछा जाए तो आप इसमें कैसे प्रश्न को हल करोगे? तो एक दो प्रश्न इसमें हम देखते हैं। प्रश्न आ जाए कि व्यय विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। व्यय विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। मांग की लोच निकालिए। सूत्र प्रतिशत विधि से तो अपन को सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर व्यय विधि से मांग की लोच निकालनी आवे तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 11 रुपये है। ठीक है। प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत, देखिए प्रश्न इस टाइप का आएगा, 11 रुपये प्रति इकाई है। 11 रुपये प्रति इकाई है, तब उपभोक्ता 8 इकाई खरीदता है। कितने खरीदता है? 8 इकाइयाँ खरीदता है। और जब कीमत घटकर 8 रुपये प्रति इकाई हो जाता है, 8 रुपये प्रति इकाई हो जाता है, प्रति इकाई हो जाती है, तो उपभोक्ता 11 इकाइयाँ क्रय करता है। तो उपभोक्ता 11 इकाइयाँ क्रय करता है। तो मांग की लोच निकालिए। मांग की लोच बताइए। किस विधि से करनी है? सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि मांग की लोच किस विधि से करनी है? व्यय विधि से। अब देखिए वस्तु की कीमत कितनी है? 11 रुपये प्रति इकाई, और उपभोक्ता कितनी इकाइयाँ क्रय करता है? 8। तो पहले आएंगे उपभोक्ता का पूर्व कुल खर्च। ठीक है। तो पहले कितने? 11 रुपये प्रति इकाई है, और कितनी उपभोग इकाइयाँ कर रहा है? 8। तो 11 × 8 बराबर कितने रुपए हो रहे हैं? 88 रुपये। कुल व्यय कितना होगा? 88 रुपये।
ठीक है। और परिवर्तित खर्च, उपभोक्ता का परिवर्तित व्यय। अब क्या हो रहा है कि कीमत घटकर 8 रुपये प्रति इकाई हो रहा है। कितना हो रहा है? तो उपभोक्ता कितनी ले रहा है? 11 इकाइयाँ। तो कितना होगा? 8 × 11 बराबर कितना खर्च हो रहा है? 88 रुपये। तो पहले भी 88 हो रहा था, अब भी 88 हो रहा है। कीमत घटे या बढ़े, उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता का व्यय उतना ही रहता है, तो मांग की लोच कैसी होगी? तो मांग की लोच होगी एक एक लोच कह दो, या इकाई के बराबर लोचदार। क्योंकि कीमतों में घटने या बढ़ने से, दूसरे प्रकार में पढ़ा ना कि कीमत घटे या बढ़े, उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उपभोक्ता का व्यय उतना ही रहता है, तो मांग की लोच कैसी होगी? एक लोच। तो ये मांग की लोच कैसी है? इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है। एक तो इस टाइप का प्रश्न आएगा कि व्यय विधि से मांग की लोच निकालो, कि कीमत और इकाइयाँ दे दे, पहले की दे दे और बाद की दे दे, तो उपभोक्ता का व्यय निकाल करके व्यय में क्या परिवर्तन आ रहा है उसके आधार पर आप बता सकते हो। यहाँ व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मांग की लोच कैसी है? इकाई के एक लोचदार मांग। ठीक है। एक तो इस टाइप का प्रश्न हो सकता है व्यय विधि से। अब देखिए एक प्रश्न दूसरा भी पूछ ले, जैसे मैंने बताया कि अगर P0 कीमत है, यहाँ पर एक व्यय विधि से जो है मांग की लोच, कीमत लोच की करनी है। दोनों विधियाँ पूछ लें, जैसे मांग की लोच प्रतिशत विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि पूछ लें? प्रतिशत विधि। और प्रश्न में दे दिया जाए उपभोक्ता का व्यय दे दिया जाए। ठीक है। जैसे कीमत दे दी जाए, प्रारंभिक कीमत दे दी जाए 10 रुपये, और उपभोक्ता का कुल व्यय दे दिया जाए 180 रुपये। मांग नहीं देते, क्या दे रहे हैं? कुल व्यय दे दे। ठीक है। और परिवर्तित कीमत दे दी जाए आपके, परिवर्तित कीमत 9 रुपये। यानी प्रश्न क्या पूछा है कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उपभोक्ता का कुल व्यय 180 रुपये हो रहा है। कीमत 10 रुपये है तो उपभोक्ता का व्यय 180 हो रहा है। और अगर कीमत घटकर के 9 रुपये हो जाए तो उपभोक्ता का कुल व्यय 162 रुपये हो जाता है। हेलो, हाँ मैं तो स्कूल ही हूँ, अनु यहाँ 10:30 बार। देखिए प्रारंभिक कीमत 10 रुपये, तो उपभोक्ता का कुल व्यय है 180 रुपये। यदि कीमत घट करके 9 रुपये प्रति इकाई हो जाए तो उपभोक्ता का कुल व्यय 162 रुपये हो जाता है। कुल खर्च पूछा है तो मांग की लोच ज्ञात करनी है। कौन सी विधि से? प्रतिशत विधि से। तो क्या करेंगे? पहले अपन प्रति इकाई कीमत निकालेंगे। ठीक है। तो प्रति इकाई कीमत क्या होगी? प्रति इकाई कीमत, क्योंकि एक इकाई की कितनी है वो निकालना पड़ेगा ना उसमें, लोच विधि में। तो प्रति इकाई कीमत क्या हो गया? बराबर कुल व्यय बटे कीमत। कुल व्यय बटे कीमत, तो कुल व्यय कितना हो रहा है उपभोक्ता का? 180 बटे
10, तो प्रति इकाई कीमत कितनी है? 18 रुपये। एक इकाई, एक वस्तु कीमत कितनी है? 18 रुपये। तो 10 इकाइयाँ खरीदेगा तो 180 रुपये खर्च होगा। ठीक है। परिवर्तित प्रति इकाई कीमत क्या है? प्रति इकाई कीमत वही कुल खर्च, कुल व्यय बटे, तो कुल व्यय कितना हो रहा है? 162। जब कीमत 9 रुपये हो जाती है तो प्रति इकाई कीमत क्या हो गया भाई? 162 हो रहा है ना। तो इसकी बाद में प्रति इकाई कीमत क्या होगी? तो पहले जब 9 रुपये हो जाती है तो 162 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो एक इकाई की कीमत कितनी होगी? तो 9 करोड़ कितना होगा? 9 एकम 9 बच गए 7 और 9 8 72, 18 रुपये। तो पहले भी 18 रुपये और बाद में भी, क्योंकि उपभोक्ता का खर्च 162, पहले 180 था और अब 162 हो गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब निकालो लो व्यय विधि से, यानी P0। अब देखिए यहाँ पे P0 क्या है? P0 10 और P1 क्या है? 9। Q0 क्या है? 18 और Q1 भी क्या है? 18। पहले 18 इकाइयाँ काम में ले रहा था, बाद में भी ये रुपए नहीं है, इकाई। ठीक है। पहले 18 इकाइयाँ काम में ले रहा था, अब भी 18 इकाइयाँ काम में ले रहा है। तो अब मांग की लोच किस विधि से निकालनी है? प्रतिशत विधि से निकालें। तो कैसे निकालेंगे? ED बराबर Q1 माइनस Q0 बटे Q0 इंटू 100, प्रतिशत विधि से करना है, बराबर P1 माइनस P0 बटे P0 इंटू 100। Q1 क्या है? Q1 क्या है? तो 18 माइनस 18 बटे 18 इंटू 100 बटे P1 क्या है? 10 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 10 नहीं, P1 क्या है? 9 और P0 क्या है? 10। 9 माइनस 10 बटे P0 क्या है? 10 इंटू 100 बराबर 18 में से 18 गए 0 और 18 को 0, 100 को 0 से करेंगे तो बराबर 0 बटे 18। भाई 18 से में 18 किया है 0, 0 को 100 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 0 बटे 18 अपॉन 9 में 10 गए माइनस 1 बटे 10 इंटू 100। तो इंटू 100 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 100। हाँ, तो माइनस 100 या सीधा ही काट दो इसको 10 बार, बराबर माइनस के 10। ठीक है। बराबर 0 बटे 18 अपॉन माइनस के 10। ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0 बटे 18 इंटू माइनस के 10 बटे 1, तो क्या हो जाएगा? 10 को 0 से किया 0 बटे 18 माइनस 18 प्लस के बराबर 18 का भाग 0 हो गया 0। तो मांग की लोच क्या होगी? 0, शून्य। शून्य मतलब मांग की लोच क्या होगी? शून्य। उस विधि से शून्य होगी। और व्यय विधि से कहे तो एक ही लोचदार। तो वापन को व्यय विधि से नहीं पूछा है, किससे विधि से? प्रतिशत विधि से। तो मांग की लोच क्या हो गई? शून्य। तो किताब में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। व्यय विधि के भी प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है। तो व्यय विधि से कुछ प्रश्न इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई मांग के लोच की तीनों विधियां। कौन कौन सी विधि से पढ़े थे हमने? प्रतिशत विधि से, सबसे पहले प्रतिशत या अनुपातिक विधि से। उसके बाद दूसरी विधि कौन सी थी? ज्यामिति विधि कह दो या बिंदु लोच विधि कह दो। उसमें मांग की लोच कैसे निकालते थे उसमें हमने अध्ययन किया था। और तीसरी विधि पढ़ी थी व्यय विधि। तो मांग के लोच निकालने की 3 विधियां हैं, तीनों को हमने पढ़ लिया था। अगर तीनों में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को जो है लिख करके बताना। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है आपके, मांग की कीमत लोच को
किताब के पीछे प्रश्न है वो आप करना है। मांग की लोच निकाल, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं और सीधे 3 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तीनों विधियों में से कोई भी विधि पूछ ले तो वो सिंपल प्रश्न आता है। तो मांग की, अगला टॉपिक है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले घटक। निर्धारित करने वाले घटक। निर्धारित करने वाले घटक कह दो या तत्व कह दो। देखिए कीमत लोच हमने पढ़ा था कि कीमत लोच क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि मांग की लोच या तो एक लोचदार होगी या बेलोचदार होगी, या इकाई के बराबर लोचदार होगी, है ना, या शून्य लोचदार होगी। तो लोच का अर्थ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मांग की लोच को कौन से कारक निर्धारित करते हैं, किसी वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत परिवर्तन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा कीमतों में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये लोच पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मांग की लोच को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, या डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मांग की लोच को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, किसी वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसको हम कहेंगे मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, तो मांग की लोच को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। नंबर 1 है वस्तु की प्रकृति। पहला क्या है, वस्तु की प्रकृति। वस्तु किस प्रकृति की है इस पर निर्भर करता है। यानी वस्तु खाने की खाद्यान्न वस्तु है। देखिए वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं कह दो या जीवन रक्षक वस्तुएं कह दो, जिसके बिना आदमी का जीवन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे गुड़, गेहूं है, चावल है, आदमी को पेट भरने के लिए चाहिए ना, पानी है, तो ये ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे, खाद्यान्न वस्तुएं सारी किस में आ जाती है, जीवन रक्षक या आवश्यक वस्तु में। जितने भी प्रकार का खाद्यान्न है पेट भरने के लिए आदमी प्रयोग करता है, वो सब किस में आता है, आवश्यक वस्तु में या जीवन रक्षक में। दूसरे प्रकार की वस्तु होती है आरामदायक वस्तु। आरामदायक वो व्यक्ति को जीवन के लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन वो आराम पहुंचाती है, व्यक्ति उससे जो है व्यक्ति आराम के लिए उनका प्रयोग करता है। जैसे मोटरसाइकिल है, कूलर है, फ्रीज है, ये सब क्या है, आरामदायक वस्तु। मोटरसाइकिल से पैदल भी जा सकते हैं या और भी साधन से जा सकते हैं, लेकिन घर की मोटरसाइकिल होनी चाहिए। कूलर है, पंखा है, ये सब किस में आती है, आरामदायक। पंखे के बिना गुजारा हो सकता है ना, लेकिन खाद्यान्न या पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो ये किस में आएगी, आवश्यक वस्तु में। आरामदायक वस्तुएं क्या है, जो व्यक्ति को आराम देती है। जैसे कूलर है, गर्मियों में गर्मी लग रही है तो कूलर लगा लो, पंखा चला लो, पंखा हवा चला देने के लिए पंखा जो है, ठीक है, या इसमें आपको जो है जो व्यक्ति को आराम पहुंचाती है, ठीक है, गैस है, चूल्हा है, ये सब आरामदायक वस्तु है। तीसरी जो बात आती है, तीसरे प्रकार की वस्तु होती है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता वो जो दिखावटी वस्तुएं होती हैं जिससे आराम, ऐसो आराम के लिए व्यक्ति खरीदता है। तो विलासिता वस्तुएं कौन कौन सी है, जैसे एसी है, एयर कंडीशनर है, ठीक है, सोना है, आलीशान जो है महंगा फ्लैट है, ये सब किस में आती है, विलासिता में। कोई नेकलेस है, सोने का हार है, तो ये किस में आती है, विलासिता में। कार भी इसमें आ जाएगी। कार को हम आरामदायक भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन विलासिता में एयर कंडीशनर विलासिता में आएगा। घर में एसी हर घर में लगता है क्या, कि भाई आराम जी ऐसी। सोने के आभूषण हर घर में मिलना जरूरी नहीं है। आदमी देख सोने के आभूषण पहनता है दिखावट के लिए, ठीक है, तो जो केवल सम्मान के लिए पहना जाता है, लोगों को दिखाने के लिए काम में ली जाती है, तो वो विलासिता में है।
तो वस्तु की प्रकृति के आधार पर जो है वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, आवश्यक वस्तु या जीवन रक्षक वस्तु कह दो। तो इसमें आ जाएगा खाद्यान्न है, पीने का पानी है, ठीक है, खाद्य तेल है, ये सब इसमें आ जाएगा। आरामदायक वस्तुएं जिससे व्यक्ति को आराम पहुंचाती है व्यक्ति, हालांकि जीवन रक्षक में नहीं आती है, ठीक है, और विलासिता है। तो अब तीनों की प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी मांग की लोच कैसी है। जैसे अगर हम कहें खाद्यान्न वस्तु हैं, तो खाद्यान्न वस्तुओं की मांग कैसी होगी? मांग कैसी होगी? लोचदार होगी कि बेलोचदार होगी या इकाई के बराबर लोचदार होगी? खाद्यान्न वस्तु की मांग कैसी होगी? बेलोचदार होगी। खाद्यान्न वस्तुओं की मांग क्या होगी? बेलोचदार। इसका मतलब कीमतें कितने भी बढ़ जाए या घट जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मांग तो उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर गेहूँ 20 रुपए का गेहूँ अगर 80 रुपए किलो हो जाए तो भी खरीदना पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा ना। पानी की बोतल 10 रुपए की अगर 50 रुपए हो जाए तो भी प्यास तो लगेगी, तो पानी पीना पड़ेगा ना। तो जो आराम जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, उनकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है, ठीक है। अर्थात या जैसे खाद्यान्न वस्तु कह दो, दवाइयाँ कह दो, खाने की जिसके बीपी की, शुगर की, ये दवाइयाँ चलती है, वो कैसी है? अनाज कह दो, इन सब की मांग कैसी होती है? क्योंकि ये वस्तुएं सारी क्या है? कैसी है? आरामदायक जीवन आवश्यक वस्तुएं आती है ना, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार। यथार्थ बेलोचदार किसका मतलब? कीमतों में कितना भी परिवर्तन आ जाए, कीमतों में परिवर्तन कितना भी आ जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जितनी भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं या आवश्यक वस्तुएं होती है, ये सब किस में आती है? अनाज, दवाइयाँ, खाद्यान्न वस्तुएं सब किस में आती है? आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार। दवाई का अगर आप किसी के शुगर की दवाई चल रही है या बीपी की टैबलेट है या हार्ट की दवाई चल रही है, तो अगर दवाई 10 रुपए की है तो भी लेनी पड़ेगी, 1000 रुपये की एक टैबलेट है तो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन रक्षक है, ठीक है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होगी? बेलोचदार होगी, ठीक है। जबकि आरामदायक जो वस्तुएं हैं, आरामदायक वस्तुएं सेकंड टाइप की, जो व्यक्ति को आराम पहुंचाती है, पंखा है, कूलर है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। भाई पैदल भी जा सकता है, साइकिल पे भी जा सकता है आदमी, लेकिन मोटरसाइकिल होनी चाहिए, आराम से पहुंच जाएगा। गर्मी में पंखा लगे, हवा आएगी साहब। कूलर है तो जीवन के लिए जरूर थोड़ी है कूलर, कूलर के बिना आदमी जी सकता है ना, पंखे के बिना जी सकता है ना। तो ये आरामदायक वस्तु है। आरामदायक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो होती है एकिक लोचदार। एकिक कह दो या इकाई के बराबर लोचदार कह दो। कैसे कि कीमतों में परिवर्तन होने पर, कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता के व्यय में भी परिवर्तन हो जाएगा। उपभोक्ता का व्यय समान रहता है। उपभोक्ता कीमतें बढ़ेगी तो उपभोक्ता उतना ही खर्च करेगा, और घटेगी तो भी उपभोक्ता उतना ही खर्च करेगा। अर्थात इनकी मांग कैसी होगी? एक ही लोचदार। यानी आरामदायक वस्तु पंखे, भाई कूलर के भाव कम हो गए तो उपभोक्ता उस वस्तु को करेगा, लेकिन खर्चा उतना ही करेगा। खर्च में परिवर्तन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो खर्च उतना ही रहेगा, उपभोक्ता का व्यय क्या रहेगा? समान ही रहेगा। कीमतें बढ़े तो उपभोक्ता प्रयोग ज़्यादा करेगा लेकिन उतना ही खर्च करेगा, और घटे तो कीमतें बढ़ेगी तो खर्च कम कर देगा, उतना ही मतलब मांग कम कर देगा, और कीमतें बढ़ेगी घटेगी तो अपने मांग को बढ़ा देगा लेकिन खर्च उतना ही करेगा, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। भाई अगर कीमतें घट जाए, पंखा घर में पंखा है तो पंखा 4 पंखे ले आओगे क्या आप?
पंखा तो उतना ही जरूरत है ना। तो उपभोक्ता का व्यय जो है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी उपभोक्ता का व्यय उतना ही रहेगा, कीमतें बढ़े या घटे, कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता का व्यय समान रहेगा। तो आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, एक एक लोचदार, ठीक है। और तीसरे प्रकार की है विलासिता, कितना होगा। तो विलासिता की जो वस्तुओं की मांग की लोच रहती है वो होती है लोचदार, लोचदार मांग, अर्थात कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो लोचदार मांग होगी, अर्थात कीमतों में परिवर्तन से मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। कीमतें थोड़ी सी घट जाए या थोड़ी सी बढ़ जाए तो मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। सोने के भाव अगर 100 रुपये, एक तोले का 100 रुपये टूट जाए तो भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सोना खरीदो सर। सोने के भाव, चांदी के भाव थोड़े से बढ़ गए तो अपने आप मांग में परिवर्तन है, कम खरीदो सर। एसी, कूलर, ये ऐसी कारें है ना, कारों की कीमत 5000 रुपये टूट जाए तो कारों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। थोड़ी सी महंगी हो गई कार और मांग घट जाए। तो लोचदार विलासिता की वस्तुओं की मांग कैसी होती है, लो। तो आपको याद रखना है कि वस्तु की प्रकृति, पहला कारण वह मांग की कीमत लोच किस कौन कौन निर्धारित करते हैं। तो पहला है वस्तु की प्रकृति किस टाइप की है। वस्तुएं 3 प्रकृति की होती है, आवश्यक, आरामदायक और विलासिता, ठीक है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होती है, बेलोचदार, अर्थात कीमतों में बदलाव कितना भी आ जाए मांग में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं आए। आरामदायक वस्तुओं की मांग कितनी होगी, इकाई के बराबर लोचदार या एक एक लोचदार, अर्थात कीमतों में परिवर्तन आने से उपभोक्ता का व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आए। जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग कैसी होगी, लोचदार, ठीक है। तो आज हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था कि मांग की कीमत लोच को कौन कौन से निर्धारित करते हैं। बाकी जो है इसके 4-5 पॉइंट और हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि मांग के प्रकृति जो है कीमत लोच को कौन कौन से कारक निर्धारित हैं। आपको प्रश्न करने हैं SW में 2-3 प्रश्न, तीनों चाहे को चेक करने हैं प्रश्न तीनों विधियों से, ठीक है। तीनों विधियों से करने हैं। किताब के पीछे दे रखे हैं, किताब है आपके पास, 12th की किताब है, तो उसमें से तीनों विधियों के प्रश्न दे रखे हैं, वो पीछे तीनों करके मेरे को बताना और कहाँ पर दिक्कत आई है। यानी बिंदु लोच विधि का भी प्रश्न है कि मांग की लोच इस पे कहाँ पर है, तो वो भी करना है, प्रतिशत विधि वाला भी करना है और व्यय विधि वाले भी करना है। तो तीनों के प्रश्न दे रखे हैं, वो करना है और फिर मैं आपको नए प्रश्न और दूंगा कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।